जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मैक कॉलेजिएट के मिड टर्म एग्जाम के सलूशन पर मुश्तमिल है। तो अभी आपने जो मिड टर्म एग्जाम दिया है उसका सलूशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपने घर पर बैठकर अपनी गलतियों की निशानदेही कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से करके आए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगा जिसमें मैं आपको ये गाइड करूंगा कि जिन बच्चों का पेपर अच्छा होता है उनके नंबर अच्छे क्यों नहीं आते। डेफिनेटली कोई गलती करते होंगे, तो वो गलतियां इंशाल्लाह मैं आपकी कॉपीज चेक करके आपको कॉपीज भी ऑनलाइन दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किन गलतियों की बुनियाद पर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जबकि आप कहते हैं कि आपका पेपर पूरा हुआ था और अच्छा हुआ था। आइए बेटा, अपनी बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन ए। और बच्चों, ये जो सेक्शन ए है हमारे मैकॉलेजिएट के मिड टर्म एग्जाम का सेक्शन ए स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। आप ये बात जानते हैं कि सेक्शन ए एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से हमें बेस्ट आंसर को चूज करना होता है। बच्चों, आपका एमसीक्यू नंबर 1, इफ द बॉन्ड एंगल बिटवीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अच्छा, इज 107, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एंगल 107 है, देन इट हैज। बच्चों, ये बात आपकी नॉलेज में मुझे लगता है कि होगी कि अमो ये बात आपकी नॉलेज में होगी कि दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। मेरा बेटा, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर एक है और बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं तीन हैं और एंगल 107। तो अब आप मुझे गिन कर बताइए कि इसमें फोर बॉन्ड पेयर हैं? नो, टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर? नो, टू बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर? नो, थ्री बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। इसका करेक्ट आंसर बच्चों ये होगा। ठीक है। अच्छा, बात अगर करें एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, कौन सी गैस का सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा? बच्चों, सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन उन गैसेस का होता है जिनका मोलर मास सेम हो। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, जबकि वाटर का 18। रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम नहीं हो सकता। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन 28 और ऑक्सीजन 16। बच्चों, ये बन गया 44, ये बन गया 44। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। आप अगर इनको प्लस करें तो 16 और 12 ये बन गया 28। यानी मोलर मास इनका भी सेम नहीं है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनका भी सेम नहीं होगा। नाइट्रोजन का मोलर मास 28 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं 14 प्लस 32। तो बच्चों, 14 प्लस 32 इनको जमा करेंगे तो 56।
मोलर मास इनका भी सेम नहीं है, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम नहीं होगा। चलें आखिरी ऑप्शन, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16, ये भी 28। तो इन दोनों का मोलर मास सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटा ये वो पेयर है जिसका सेम होगा। ठीक है। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस which of the following possesses strongest London dispersion forces? बच्चों, जिस मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है फ्लोरीन का और ये मॉलिक्यूल है क्लोरीन का। ये मॉलिक्यूल है ब्रोमीन का और बड़ा, और ये मॉलिक्यूल है आयोडीन का और बड़ा। जितना साइज छोटा होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों नंबर 4, प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट है, ये बात आप जानते होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यस। पॉजिटिव आइन, यस। इलेक्ट्रॉन, यस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ ऑल ऑफ दीज। बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, द बॉइलिंग ऑफ डिफरेंट लिक्विड। बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड में बी डिफरेंट एट सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम हो तो डिफरेंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। इसकी वजह सरफेस एरिया, बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट का सरफेस एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का अमाउंट ऑफ लिक्विड से कोई ताल्लुक नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का विस्कोसिटी से लिंक है, मगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्चुअल आंसर है इसका। ठीक है। डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसकी वजह डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और ये रहा 6, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसकी होगी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन 2.1, फ्लोरीन 4.0, तो डिफरेंस निकला 1.9। और क्लोरीन में डिफरेंस होता है 0। ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो बच्चों डिफरेंस निकला 1.4। नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन 2.1, तो डिफरेंस निकला 1.9, सॉरी, डिफरेंस निकला 0.9। अब आप बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पर है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में है। तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड की होगी। बॉन्ड ब्रेक करना हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे मुश्किल काम होगा। और बच्चों नंबर 7, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 atm, यस। 760 torr, यस। 14.7 psi, यस। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। बच्चों नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू नॉट हैव
जीरो डाइपोल मूवमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। बेरिलियम क्लोराइड भी लीनियर होने की वजह से जीरो होती है। वाटर की डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होती। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की डाइपोल मूवमेंट जीरो होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो वाटर है। और बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मिनिमम बॉन्ड एंगल? बच्चों, BF3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एंगल होता है 120। अमोनिया में एंगल होता है 107 डिग्री। कार्बन डाइसल्फाइड में एंगल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में एंगल होता है 180। वाटर में एंगल होता है 109.5 डिग्री। अब आप खुद ही फैसला कीजिए। इन चारों में मिनिमम बॉन्ड एंगल है अमोनिया का। ठीक है। और बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बिहेव एज आइडियल? कौन सी गैस बिहेव करती है एज आइडियल? पहली बात तो यह है कि इनमें से कोई भी आइडियल गैस नहीं है। ठीक है। लेकिन आइडियल बिहेवियर इन चारों गैसेस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है। और बच्चों, ऑन लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तमाम लिक्विड एक्सपेंड होते हैं हीट करने से। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। हीट करने से एक्सपेंड, कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट। इथेनॉल हीट करने से एक्सपेंड, कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट। एसीटोन हीट करने से एक्सपेंड, कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट। वाटर वो वाहिद लिक्विड है जो 4 डिग्री से कम कूल करें तो एक्सपेंड होने लगता है बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के। इसको कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और बच्चों, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन यूनिटी, वन से कम, ग्रेटर देन यूनिटी, नन ऑफ दीज, इक्वल टू यूनिटी। आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ना वन के बराबर होता है, ना वन से कम होता है, ना वन से ज्यादा होता है, नन ऑफ दीज मतलब मैक्सिमम होता है। आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं होती। और बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड। मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ओके। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर? बच्चों, पोलैरिटी इन सब में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड की है, इसलिए आयोनिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड का ही होगा। और कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन अ प्रेशर कुकर। आप जानते हैं, प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं तो कुकिंग टाइम कम हो जाता है। और कुकिंग टाइम कम होने की वजह, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाता है? नो। हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? नो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज रिड्यूस्ड। बच्चों, प्रेशर कुकर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जबकि ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BH3, बच्चों, मॉलिक्यूल इज BH3
BH3 मॉलिक्यूल ऐसा होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एंगल 120 होता है। टेट्राहेड्रल नो, लीनियर नो, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर। और बच्चों आखिरी एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। सल्फर डाइक्लोराइड की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। बच्चों इन सब में डाइपोल मोमेंट जीरो बेरिलियम क्लोराइड की होती है, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर होता है, इसलिए इफेक्ट ऑफ वन पोल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अदर पोल, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। अब बच्चों बारी है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, और जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। और यहां मैं आपसे कहूंगा कि डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। कॉपी चेक करने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। डेफिनेशन बहुत ही प्रॉपर वर्डिंग में, जिन वर्डिंग में आपको समझाया गया है, जिन वर्डिंग में आपको लिखकर दिया गया है, आपने उन्हीं वर्डिंग में बहुत प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी। ठीक है, तो आइए इस पर बात शुरू करते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि सच आर रिएक्टेंट, जी बेटा, such a reactant which is consumed earlierly and produce minimum amount of product due to which reaction can be stopped is called limiting reactant। और rounding of data, जी बेटा क्या होगा, टू रिड्यूस अ नंबर, किसी भी नंबर को रिड्यूस करना टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। अपनी मर्जी के सिग्निफिकेंट फिगर हासिल करने के लिए वैल्यू को रिड्यूस करना राउंडिंग ऑफ डेटा कहलाता है। जबकि परसेंटेज ईल्ड, बच्चों परसेंटेज ईल्ड एक रेशो है, किस चीज का, थ्योरेटिकल ईल्ड, प्रैक्टिकल ईल्ड टू थ्योरेटिकल ईल्ड के रेशो को कहते हैं परसेंटेज ईल्ड। और मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ अ गैस एट SCP इज 22.41 डेसीमीटर क्यूब, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ऐसे बेटा डेफिनेशन को बहुत ही प्रॉपर वर्डिंग में लिखेंगे, अपनी वर्डिंग में लिखना गलत है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अ सैंपल ऑफ नेचुरल गैस कंटेन 8.24 मोल मीथेन। नेचुरल गैस में 8.24 मोल मीथेन गैस है, 0.421 मोल इथेन गैस है, और 0.116 मोल प्रोपेन गैस है। तीन गैसेस का मिक्सचर बताया जा रहा है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस, अगर गैस, अच्छा, इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल को अगर हम सम कर लें तो बच्चों NT मिल जाएगा। जबकि टोटल प्रेशर मिक्सचर का हमें गिवन है। ठीक है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ईच गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा। आइए बात करते हैं। टू डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, तो बच्चों मीथेन का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए PCH4, बच्चों PCH4 इज इक्वल टू NCH4 अपॉन NT, ओके, और इनटू PT। बताओ बेटा क्या करोगे, CH4 के मोल कितने हैं, 8.24, टोटल मोल कितने हैं
8.777 और टोटल प्रेशर कितना है? 1.37। ठीक है, अब आप बताइए क्या करेंगे बेटा? इन सबको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8.24 अपॉन 8.777 और बेटा मल्टीप्लाई बाय 1.37। आपका आंसर आया बच्चों, आपका आंसर आया 1.28। और डेफिनेटली इसकी यूनिट होगी एटीएम। तो ये बेटा मीथेन का पार्शियल प्रेशर आ गया। अब क्या करेंगे? इथेन का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 इज इक्वल टू, क्या करेंगे? मोल ऑफ C2H6 अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। तो इथेन के मोल बच्चों कितने हैं? 0.421 और टोटल मोल कितने हैं? 8.777 और टोटल प्रेशर कितना है? 1.37। ओके बेटा, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो 0.421 डिवाइडेड बाय 8.777 और मल्टीप्लाइड बाय 1.37। बच्चों आंसर आया 0.065 ATM। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे? अब बच्चों पार्शियल प्रेशर निकालेंगे प्रोपेन का। P पार्शियल प्रेशर ऑफ C3H8 प्रोपेन। बच्चों टोटल प्रेशर में से माइनस कर दीजिए क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन। इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को जमा करके माइनस कर देंगे। तो टोटल प्रेशर 1.37, मीथेन का पार्शियल प्रेशर 1.28, ईथेन का पार्शियल प्रेशर 0.065। ठीक है बेटा, जब आप इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो 1.37 माइनस 1.28 माइनस 0.065 आंसर आया बच्चों, आंसर आया 0.0258 ये आपने C3H8 यानी प्रोपेन का पार्शियल प्रेशर मालूम कर लिया। ऐसे करके बेटा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों a 4.8 डेसीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ हीलियम गैस दी हुई है 4.8, कंटेन 0.22 मोल, यानी हीलियम के मोल इतने हैं। तो आप मोल को कहते हैं N1 और 4.8 को कहते हैं V1। हाउ मेनी एडिशनल मोल ऑफ हीलियम मस्ट बी एडेड? कितने मोल इसमें ऐड करें टू द सैंपल ऑब्टेन अ वॉल्यूम ऑफ 6.4? तो कितने मोल इसमें मजीद ऐड करें कि वॉल्यूम 6.4 हो जाए? डेटा देखकर आप समझ गए होंगे कि एवोगैड्रोज लॉ का फार्मूला लगेगा। और बच्चों एवोगैड्रोज लॉ का फार्मूला लगाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और N2 की वैल्यू आ गई। अब ये मत समझिएगा कि इतने मोल ऐड करेंगे, इतने मोल ऐड नहीं करेंगे। ये तो N2 है, इसमें पहले वाले मोल भी शामिल हैं। कितने मोल ऐड करेंगे उसके लिए पहले वाले मोल
पहले वाले मोल को माइनस करेंगे बाद वाले मोल में से। तो बच्चों 0.72 मोल ऑफ हीलियम मस्ट बी एडेड। इतने मोल ऐड करेंगे तो वॉल्यूम 6.4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने इस तरह किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होती है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आइडियल गैस की डेफिनेशन दे दी। ड्राइव जनरल ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन को कहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ। इन तीनों को कंबाइन किया और यूं हमें जनरल गैस इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट का है इसलिए इसको इस तरह से शॉर्ट करके करेंगे। और ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। पोटाशियम क्लोरेट डीकम्पोज अपॉन स्लाइट हीटिंग। पोटाशियम क्लोरेट को हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ। आपसे कह रहे हैं इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 40 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड इज हीटेड until it completely decompose। ये completely decompose हो गया। What is the theoretical yield of oxygen gas? The experiment is performed, the oxygen gas is collected and its mass is found to be 14.9। What is the percentage yield of reaction? तो बच्चों जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपको आपको पोटाशियम क्लोरेट जो गिवन है बच्चों, मास ऑफ जी बेटा, मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट 40 ग्राम। ठीक है, कंप्लीटली डिकम्पोज हुआ और थ्योरेटिकल ईल्ड मालूम करनी है। और बच्चों द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, द ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एंड इट्स मास। आपको ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट हुई है उसका मास दे रहे हैं और ये एक्चुअल मास है 14.9 ग्राम। ठीक है, ये एक्चुअल मास है, एक्चुअल यील्ड है। आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। आपको परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है। आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। और बच्चों सॉल्यूशन करने के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज हुआ तो पोटाशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मोलर मास निकालेंगे पोटाशियम क्लोराइड का। बच्चों पोटाशियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 3 का 48। इन तीनों को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 245 ग्राम। केसीएल का कुछ नहीं पूछ रहे, छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन का बच्चों 32 × 3, ये बन गया 96। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या करना होगा। हमें थ्योरेटिकल ईल्ड मालूम करनी है सबसे पहले।
टू फाइंड आउट थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है। वो कैसे? वो बच्चों कैसे? अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 245 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 96 ग्राम ऑक्सीजन। बच्चों 96 ग्राम O2, ठीक है। और देयर फोर 40 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस 96 अपॉन 245 इंटू 40। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। बताइए कैसे? 96 अपॉन 245 और मल्टीप्लाई बाय 40। तो बच्चों आंसर आया 15.67 ग्राम। ये बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? टू फाइंड आउट परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे। तो बच्चों परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो बताइए प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है? हमें गिवन है 14.9, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 15.67 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों 14.9 डिवाइडेड बाय 15.67 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों आंसर आया 95.08%। ये हमारी परसेंट यील्ड इस तरह निकलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसको इसी तरह निकाला होगा। और बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सप्लेन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ हीलियम। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको आपको पता है कि इन एन एटम no two electron can have same set of 4 क्वांटम नंबर। बच्चों आपको मैंने ये वाली एग्जाम्पल क्लास में भी समझाई थी। ये हीलियम एटम है, ठीक है। इसका ये इलेक्ट्रॉन कह दें ए और इसको कह दें बी। इलेक्ट्रॉन ए चूंकि पहले ऑर्बिट में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, इलेक्ट्रॉन बी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1। और चूंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है दोनों का, इसलिए एजीम्यूथल 0, और एजीम्यूथल 0 का मतलब एस। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालें तो -0, 0, 0, प्लस 0 यानी 1। और अगर इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालें तब भी 1। तीन क्वांटम नंबर सेम हो गए, स्पिन क्वांटम नंबर मालूम करेंगे। तो अगर इसका पॉजिटिव हाफ है तो मेरा बेटा इसका नेगेटिव हाफ होगा। तो आपने क्या करना है? एक हीलियम एटम कंसीडर करना है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी। नाउ अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
4 quantum number of electron A and B are as follows। और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने ये ऐसे टेबल बनाकर बच्चों आंसर को कंप्लीट करना होगा। और चूंकि आप जानते हैं कि ये शॉर्ट है, सेक्शन बी है, इसलिए इसलिए इट इज इनफ, मोर देन इनफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिव डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसे करके हेडिंग बनाकर एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट इसका, दैट्स इट। इस स्टाइल में आप दोनों के डिफरेंसेस बताएंगे। ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको बाकायदा पूरा लेक्चर मैंने इसका लिख कर दिया था कि 24 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, और बच्चों 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। ठीक है। अच्छा, D4 जिसका भी होता है उसमें क्या करना होता है बेटा? द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR विल बी। जी बेटा, क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगा 1s2, 2s2 और बच्चों 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1, 3d5। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, एंटीमनी 51। तो 51 की कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10। बच्चों, 4d10 का मतलब 48, बाकी बचे 3। तो 4d के बाद 5p3। ओके। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p3। इसके बाद बारी है मैंगनीज। बच्चों, +3 है, तो इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस करना पड़ेंगे। तो 22 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। 1s2 और बच्चों 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4s2 के बाद 4s2, 3d2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बच्चों, इसके बाद फास्फोरस -3 है, तो -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें सम होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और और बेटा 2p6, 2p6 के बाद 3s2 और 3s2 के बाद 3p3। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3।
ये 15 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। अ फोटोन वेवलेंथ आपको, बच्चों आपको वेव नंबर दिया हुआ है, मतलब न्यू बार 2.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्ट is emitted when electron undergoes a transition from 6 orbit to lower orbit। ये आपको हायर ऑर्बिट दिया हुआ है, कितना? 6। डिटरमाइन द ऑर्बिट to which electron fall and region of these spectral line। बच्चों आर एच आपको पता होना जरूरी है। और रेडबर्ग कांस्टेंट, बच्चों रेडबर्ग कांस्टेंट 1.0, 1.0678 इंटू 10⁻⁷। ये बच्चों आर एच की वैल्यू है। ये बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। और रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू के बाद आपको n1 निकालना है। तो बताइए सोल्यूशन कैसे करेंगे? न्यू बार इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1² -1/n2²। बच्चों वेव नंबर की जगह 2.4 इंटू 10⁻⁶, रेडबर्ग कांस्टेंट की जगह 10678 इंटू 10⁻⁷ और 1/n1² मालूम करना है। और 1/n2², 6 का स्क्वायर, ये बनेगा 36। ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक काम कीजिए। अब बच्चों एक काम कीजिए कि ये देखें 2.4 इंटू 10⁻⁶, ये जो 1/36 है ना, 1 को 36 से डिवाइड कर लें और इधर ले आए, ये बन जाएगा 0.0277। ठीक है। बाकी बचा 1.0678 इंटू 10⁻⁷। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया और अपॉन n1²। ठीक है। अब क्या करना है? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बताओ बेटा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा n1² इज इक्वल टू 1.0678 इंटू 10⁻⁷। और बच्चों इन दोनों को माइनस करके नीचे ले आइए, ये बन जाएगा 2.123 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। बच्चों जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। इसका मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 5 होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट 5 होगा। ठीक है। आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन ऑर्बिट टू विच इलेक्ट्रॉन फॉल।
एंड द रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन, तो आप लिखेंगे हैंस द रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन विल बी पीफर्न सीरीज, पीफर्न सीरीज। ठीक है, आपने रीजन बता दिया कि रीजन क्या होगा। ठीक है भाई, और चाहें तो ब्रैकेट में लिख दें फॉर यू वी रीजन। ये बेटा आपका जवाब कंप्लीट हो गया। चलें आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये काम आपका है। बीच में लाइन खींच कर आप जवाब देंगे, या फिर सिग्मा पाई बॉन्ड के 4 डिफरेंसेस बताएंगे। मतलब इन दोनों में से कोई एक काम कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट। बच्चों, आपको डेटा बनाना है। प्रेशर गिवन है कितना, 932 टॉप, 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एटीएम। तो 932 डिवाइडेड बाय 760, बच्चों आंसर आया 1.226 एटीएम। और टेम्परेचर दिया हुआ है 68, 273 प्लस कर देंगे तो 68 प्लस 273, ये बन गया बच्चों, ये बन गया 341 केल्विन। ओके, अब आपको क्या करना है, डेंसिटी मालूम करनी है। और बच्चों, डेंसिटी मालूम करने के लिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और और बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एन को ब्रेक कर दीजिए, मास अपॉन मोलर मास इनटू आर टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास को उधर ले जाइए और मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आर टी। ठीक है, और पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। और बच्चों, देयर फोर डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। तो बच्चों P कितना है, 1.226। और गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका मोलर मास 64 अपॉन आर 0.0821। और टेम्परेचर कितना है, 341। बच्चों, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.226 मल्टीप्लाई बाय 64, तो आंसर आया 78.464 अपॉन 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 341। आंसर आया 27.996। बच्चों, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 78.464 डिवाइडेड बाय 27.996।
तो बेटा डेंसिटी आ गई 2.802, ठीक है। और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये बच्चों डेंसिटी आ, ठीक है। ऐसे करके आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आपसे कह रहे हैं बच्चों, आपसे कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कितना वॉल्यूम। बच्चों अमोनिया का वॉल्यूम निकालना है। इफ 30 ग्राम नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद एक्सिड ऑफ हाइड्रोजन, तो बताइए सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम N2 + 3H2, और ये बन गया 2NH3, ठीक है। आपको नाइट्रोजन का मोलर मास निकालना है 28 ग्राम, हाइड्रोजन का कुछ गिवन नहीं है, ऐसे कर दें। और बच्चों अमोनिया का क्या करेंगे, 17 × 2, ये बन गया 34 ग्राम, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस 34 ग्राम अमोनिया। और बच्चों 1 ग्राम से 34/28 ग्राम अमोनिया, और देयर फोर 30 ग्राम से क्या बनेगा, 34/28 और इंटू 30। बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो 34/28 और मल्टीप्लाई बाय 30। तो बच्चों आंसर जो आपको मिलेगा, आंसर जो आपको मिलेगा 36.42, 36.42 ग्राम अमोनिया गैस बनेगी अगर 30 ग्राम नाइट्रोजन हो, तो अमोनिया इतने ग्राम बनेगी, ठीक है बेटा। बच्चों 2 मोल अमोनिया आपसे कह रहे हैं, 2 मोल अमोनिया, इसका मतलब आपको मोल गिवन है, केप्ट इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 डेसीमीटर क्यूब, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, गैस का नहीं, एट 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ओके। और बच्चों आपको आर की वैल्यू खुद याद होनी चाहिए। वेंडरवेल कांस्टेंट आपको ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, और आपको प्रेशर निकालना है 2 मर्तबा। एक मर्तबा जब गैस बिहेव करेगी एज आइडियल, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाकर प्रेशर ये निकलेगा। और गैस जब बिहेव करेगी एज नॉन आइडियल, तो वेंडरवेल इक्वेशन लगाएंगे। और बच्चों वेंडरवेल इक्वेशन में वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद प्रेशर जो आएगा वो 8.89, ओके। इससे अंदाजा होता है कि आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा और रियल गैस का प्रेशर कम होता है, और वेंडर वेल की रिसर्च भी यही कहती है। बच्चों कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। आइए बात शुरू करते हैं। तो बच्चों
डेटा बनाएंगे सबसे पहले। आपको गिवन है मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मास 60 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास सभी जानते हैं कि 180। ठीक है। हमें क्या करना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल निकालना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये मालूम करना है। बताइए। मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 60। मोलर मास 180। ठीक है बेटा। तो बताइए क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 180। तो नंबर ऑफ मोल आ गए 0.333। अब क्या करना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? मोल। मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है बेटा। तो 0.33 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23 से। तो बच्चों आंसर आएगा 2.00 इंटू 10 पावर 23। ठीक हो गया? अच्छा। अब दूसरा डेटा बनाएंगे और आपको गिवन है मास ऑफ C60। कितना? 300 ग्राम। और बच्चों C60 का, C60 मतलब बकी बॉल, मोलर मास ऑफ C60। हाँ बेटा, कैसे निकालोगे? कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 60। तो मोलर मास निकला 720। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल निकालने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं। ठीक है बेटा। बताओ क्या करोगे? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है? 300। मोलर मास 720। ठीक है। तो 300 डिवाइडेड बाय 720। बच्चों आंसर आया 0.416 मोल। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होगा? मोल मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो बच्चों क्या होगा? मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 23। ऐसे करके बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। और हमारे सेक्शन बी का 14वां क्वेश्चन है रीजन। मेरा आपको मशवरा है कि रीजन के चक्करों में मत पड़िएगा। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बदले में
एमसीक्यूज को टाइम देते हैं, इसके बदले में न्यूमेरिकल्स को टाइम देते हैं, अपनी कुछ और तैयारी कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वैसे आप जैसा बेहतर समझें। तो बच्चों, इसके साथ हमारा सेक्शन बी मुकम्मल हुआ। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन बोरोन ट्राईफ्लोराइड एंड इथीन। तो एक्सप्लेन करना है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इथीन में भी sp2 होगी। इस काम को करना काम आपका है। और बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ना कर सकें तो राइट पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी एंड प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो पोस्टुलेट तो आप कर ही लेंगे, रही बात शेप प्रेडिक्ट करवाने की, तो मैं करवा देता हूं। फॉस्फीन का शेप ऐसे करके बनाएंगे, हेडिंग, और हेडिंग के बाद ये वाला शेप। वाटर का शेप हेडिंग बनाएंगे और ऐसे करके शेप बना देंगे। कार्बन डाई सल्फाइड का शेप बच्चों ऐसे करके बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, और एंगल बता देंगे 180 डिग्री। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी पूछ रहे हैं, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बेस पर तीन मॉलिक्यूल के शेप पूछे, तो ऐसे जवाब होगा इसका। और बच्चों, बी पार्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये काम आपका है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छा करके याद कर भी लिया होगा। और बारी है, अगर ये ना कर सकें तो मैंने आपसे कहा था कि डेल्टन्स लॉ अगर आएगा तो ग्राहम्स लॉ का न्यूमेरिकल होगा। आपसे कह रहे हैं डिफाइन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन को डिफाइन करें। स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और उसके बाद कैलकुलेट मोलर मास ऑफ बी इफ रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए एंड बी इज 2.5:1 एंड मोलर मास ऑफ ए इज 18, और आपको मोलर मास बी का निकालना है। तो बताओ बेटा, क्या करेंगे? RA/RB इज इक्वल टू √MB/√MA। तो RA कितना है? 2.5, और RB कितना है? 1। ठीक है बेटा। और 2.5/1 का मतलब 2.5, और 18 का रूट निकालेंगे तो 4.242। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.242। आंसर आ जाएगा बच्चों, आंसर आएगा 10.6। ठीक है। और स्क्वायरिंग बोथ साइड, बच्चों स्क्वायरिंग कर देंगे तो 10.6 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बच्चों आंसर ये होगा। MB इज इक्वल टू 112.36। ये क्या है बेटा? मोलर मास, ग्राम पर मोल। ये आंसर आएगा आपका। ठीक हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड देयर
discrete spectral line and calculate wave number of photon. वेव नंबर निकालना है फोटॉन का। बताइए बेटा, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फिफ्थ टू बेलमर सीरीज, तो बताइए N2 क्या होगा 5, N1 क्या होगा 2, और रेड बर्ग कांस्टेंट क्या होगा 1.0, 678 इंटू 10⁻⁷ और वेव नंबर मालूम करना है। तो बताओ बेटा, वेव नंबर मालूम करने के लिए न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ और N1 कितना है बेटा 2, 2 का स्क्वायर 4, और N2 क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷। अब बेटा 4 और 25 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आएगा 100। ठीक है, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 ऊपर आ गया 25 और इधर आ गया 4। न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷। ये बन गया 21/100। अब बेटा इसको आपने कैलकुलेट करना होगा। कैसे? 21/100 और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.09678 और आंसर आ जाएगा 2.303, 2.303 इंटू 10⁻⁶। ओके बेटा, मीटर इनवर्स इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करके करना होगा। और एक छोटी सी गलती की निशानदही कर देता हूं मैं। आ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था, ये उसका दूसरा ऑप्शन था, ये बी पार्ट था, और ये उसका ऑप्शन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए, और क्वेश्चन नंबर 5 लिंड मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन, ये आपने खुद करना होगा। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बॉर्न एनर्जी? बॉर्न एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है आपने सबसे पहले। तो बॉर्न एनर्जी की आप सब जानते हैं, दो डेफिनेशन होती हैं। आपने दोनों डेफिनेशन बताकर एग्जाम्पल भी दे दी। ठीक हो गया? अच्छा, एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन देना जरूरी है। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर कौन से फैक्ट, ये वाले फैक्टर एक्सप्लेन करने हैं। तो बच्चों, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, नंबर 1, bond energy of a molecule is inversely proportional to size of bonded atom. Greater the size of bonded atom, lesser the bond energy. और ये प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये बात आपसे क्लास में भी हो चुकी है,
और मुझे उम्मीद है आपको याद भी होगी। और बच्चों, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल वाली बात आपसे क्लास में भी हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगी। ऐसे करके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा। और बच्चों, ड्राइव इक्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव करनी है जबकि आर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो एनर्जी की इक्वेशन जिस तरह आपने प्रैक्टिस की है उस तरह बेटा एनर्जी की इक्वेशन को ड्राइव कर लीजिएगा। ऐसे करके आपको एनर्जी की इक्वेशन मिल जाएगी और कह दीजिएगा दिस इज इक्वेशन ऑफ एनर्जी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करके कर ली होगी। ठीक है बेटा, के की वैल्यू बता दीजिए। और ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने को कह रहे हैं। तो आपने नाइट्रोजन की ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर दी। ठीक है, सिर्फ ड्रॉ करने को कह रहे हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, इस क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, इस क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, इस क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है। सिर्फ ड्रॉ करना मांग रहे हैं। नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे करके ड्रॉ कीजिएगा। और बच्चों, अगर ना कर सके तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करनी है और डिटरमाइन करना है बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने ऐसे करके बनाकर इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी अब तक। और आपने जब डायग्राम बनाई है तो डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर बॉन्ड ऑर्डर निकालना मुश्किल होगा। और मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालकर बात को दी एंड कर दीजिएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं मांग रहे, तो आप मुनासिब नहीं है कि जो चीज़ नहीं पूछ रहे उसको लिखना। ठीक है बेटा। और बच्चों, इसके साथ आपका मैं कॉलेजिएट के मिड टर्म एग्जाम के पेपर का सलूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह फिर आपका भी ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा कमेंट की फॉर्म में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।